नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं जमुना दाग विजन और मैं हूं साक्षी साहनी। इस वक्त मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। सर, पिछले दिनों देखा गया रोजगार मेला लगा था। 336 कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर से सिलेक्ट किए गए जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स सौंपे गए। तो मैं चाहूंगी कि आप इस बात पर रोशनी डालें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा यूथ के लिए और यूथ की डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, क्योंकि 336 कैंडिडेट्स तो जम्मू कश्मीर से ही सिलेक्ट किए गए थे। ऐसा है, देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, उन्होंने देश और देश के नागरिकों की चिंता की है। अब इसमें नौजवान भी आते हैं, तो नौजवानों को भी अपना हक मिले, वो अब अपने पाँव पर खड़ा रहें और किसी पर निर्भर ना रहें, उसके लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। और एक उसमें रोज़गार भी है कि वो उन्हें रोज़गार मिले और वो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकें। और आपने देखा होगा कि जो अभी रोज़गार मेला लगा था, उसमें 71,000 नौजवानों को जो है वो नियुक्ति पत्र जो है वो दिए गए हैं। और हाँ, देश भर से। और इससे पहले भी ये क्रम जो है वो जारी है। और पिछले दिनों ही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 साल में 10 लाख नौजवानों को जो है वो नियुक्ति पत्र देंगे। तो वो क्रम जारी है और वो चाहते हैं कि भाई मेरा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने और देश का नौजवान भी आत्मनिर्भर बने। ये क्रम जारी है। उसमें जम्मू कश्मीर के भी हैं और उसमें दूसरे प्रदेशों को भी आते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवान भी उस अगली पंक्ति में खड़े हैं। जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि ज़िंदगी जीने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पर लेकिन एक चौथा स्तंभ भी है, रोज़गार, क्योंकि इसी की वजह से ये बाकी 3 चीज़ें चलती हैं। रोज़गार के मामले में अभी आप बात कर रहे थे, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कैंडिडेट्स के बारे में, क्योंकि कमेटी के हिसाब से 1 महीने का टाइम दिया गया था, 4 महीने हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है जो अभी तक वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं हो पाई है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखिए, इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि भाई उन बच्चों के साथ भी जो है वो इंसाफ होना चाहिए और जल्द डिसीजन होना चाहिए। बाकी क्यों लेट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये तो सरकार ही जाने, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि ये जल्द से जल्द डिसीजन हो ताकि उन नौजवानों के साथ भी इंसाफ हो जो इस पंक्ति में खड़े। सर, बात की जाए अगर कल के दिन की, कल का दिन BR अम्बेडकर हमारे भारत रत्न, जिनका कल जन्म दिवस था और 132वां जन्म दिवस था, कल आपने भी श्रद्धांजलि दी थी उनको। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार का उन्होंने सपना देखा था इस कंट्री के लिए, क्या वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है? और अगर कोई कमी पेशी आपको लगती है तो वो भी आप ज़रूर बताएं। देखिए, अभी तो लग रहा है कि भाई अब वो जाकर सपना साकार होने लगा है। सरकारें तो जहाँ पर 17 वर्षों से चल रही थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो हैं वो एक महापुरुष रहे और उन्होंने देश और देश के नागरिकों के लिए संविधान लिखा और देश के नागरिकों को अपना हक दिलाने की उन्होंने नियम बनाए। लेकिन जो मान सम्मान बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मिलना चाहिए था, वो तो 17 वर्षों में नहीं मिला था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो भी मान सम्मान जो है वो भीमराव अंबेडकर जी को दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, आज जाकर जो उनका सपना था कि गांव, गरीब और किसान की रक्षा की जाए, उनकी ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन पहले तो वोट बैंक की राजनीति की जाती थी, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब और किसानों के लिए और पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए एक नहीं अनेक किस्म की योजनाएं बनाई हैं। और उनका सपना था कि उनको पीने के लिए जल मिले, उनको रहने के लिए मकान मिले, उनको रोशनी के लिए बिजली मिले और बाकी उनको खाने के लिए रोटी हो। तो उस सब का अब ध्यान किया जा रहा है। इससे पहले तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही की जाती थी, लेकिन ये हमें देखने को भी लगता है। और जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो मुझे कल ही पता चला कि जब किसी स्टैचू का अनावरण करना था, मूर्ति स्थापना करनी थी कहीं, तो सबसे पहले उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति थी उसका अनावरण किया। तो ये दर्शाता है कि हम भीमराव अंबेडकर जी के प्रति प्रधानमंत्री जी की श्रद्धा और उनका जो प्रेम है वो कितना है।
और फिर उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के जन्म स्थान को, उनके जो शिक्षा जहां उन्होंने प्रदान की थी उस स्थान को, जहां उन्होंने अपना कर्म भूमि थी जो उनकी, उसको और भी जितने भी वो स्थान थे उनको एक तीर्थ स्थल का नाम दिया और उसको डेवलप किया और उसको संरक्षित किया। तो इससे पहले तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने कभी नाम भी नहीं लिया और चाहते भी नहीं थे वो कि भाई भीमराव अंबेडकर जी को इतना मान और सम्मान मिले। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो हैं उन्होंने उनको वो सारा मान और सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। विपक्ष का कहना है कि क्योंकि थोड़ी देर पहले भी आपने कहा कि वोट बैंक की राजनीति जो है वो पहले की जाती थी, पर लेकिन आज विपक्ष उसी तरह का इल्जाम लगा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही है। नहीं, कहाँ, ये तो लोग तय करेंगे ना कि भाई वोट बैंक की राजनीति हो रही है या सही मायने में देश और देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये तो एक सेवा भाव से सरकार चल रही है और सेवा भाव से काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो लोगों को सामने रखते हुए, उनकी समस्याओं को सामने रखते हुए ही किए जा रहे हैं। तो देश के नागरिक को जो चाहिए वो 70 वर्षों मिलना चाहिए था, 70 वर्ष पहले, लेकिन नहीं मिल पाया। तो अब जाकर वो सारी सुविधाएं जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री देश के नागरिकों को दे रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और क्या क्या करने वाली है, क्योंकि एक तरफ से बात हो रही है मसलों की। हमेशा यही चीज़ देखी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमेशा रविंद्र रैना जी कहते हैं कि हमारी तरफ से जो मसले हैं जम्मू कश्मीर की जनता के, वो हम लेकर सेंटर तक जाते हैं। अगर जितने भी ये मसले हैं अगर यहीं पर सॉल्व हो जाते तो आपको नहीं लगता कि हमें सेंटर को परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती? नहीं, जो मसले जम्मू कश्मीर में सुलझने चाहिए वो जम्मू कश्मीर में ही सुलझते हैं। लेकिन एक पार्टी के नाते हमारा भी ये दायित्व बनता है कि कुछ ऐसे मसले जो हम केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में लाएं तो उनको उनके ध्यान में भी लाना हमारा दायित्व बनता है। तो इसलिए रविंद्र रैना जी अगर जो कह रहे हैं तो वो सही है कि भाई हमें लगता है कि ये जो मसला है ये इसे केंद्र के ध्यान में लाना चाहिए, तो हम ध्यान में लाते हैं। बाकी जहाँ पर जो इस समय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवानों की चिंता कर रहे हैं और विशेष तौर पर विकास की गति बड़ी तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रही है और जो भी फंडिंग होती है जिस प्रोजेक्ट के लिए होती है उसी पर लग रही है। और इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास हो, वो टूरिज़्म के नाते भी, वो विकास के नाते भी, वो रोज़गार के नाते भी, जम्मू कश्मीर में अमन शांति हो उस नाते भी। तो वो उपराज्यपाल महोदय अच्छा कार्य कर रहे हैं और दिन रात मेहनत और लगन के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहे हैं कि उनका स्वभाव है कि भाई सेवा करना। तो उनसे कोई हमें लगता नहीं कि कहीं भी कोई कोताही हो रही होगी। लेकिन फिर भी अगर कहीं पार्टी को लगता है कि नहीं इस मुद्दे को हमें केंद्र नेतृत्व को ले जाना है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ले भी जाना चाहिए। जाते जाते कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन है और वो देख रही है कि उनके साथ किसने इंसाफ किया, कब किया। और देश के प्रधानमंत्री इस समय देश के नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई हर गरीब के साथ रहने के लिए उसके पास छत होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि भाई इसको खाने के लिए रोटी होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि मेरा किसान जो है वो उसकी आमदनी 2 गुना हो। वो चाहते हैं कि मेरा देश स्वस्थ और स्वच्छ रहे और उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए देश को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए जम्मू लद्दाख विजन। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सुजीत भगत की रिपोर्ट। नमस्कार।